बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं तंजीला मजहर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम उमैस, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैम शुरू करेंगे। कल एक हादसा हुआ, भारत का तैयारा दुबई एयर शो के अंदर गिर गया और उसकी जो वजूहात हैं वो ऐसे सामने नहीं आई हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। लेकिन भारत से एक ओपिनियन सामने आ रही है। उनके अर्नब गोस्वामी एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट सो कॉल्ड अपने आप को कहलाते हैं। उन्होंने इस सारे मामले का जो मरूद इल्जाम है वो अमेरिका को ठहरा दिया है। मतलब तैयारा भारत का गिरा है, गिरा दुबई के अंदर है और मुकाबला इनका किसी और के साथ है, लेकिन अमेरिका का समहाउ इसके पीछे हाथ है। क्या आपको ये कोई लॉजिक समझ में आती है? अर्नब गोस्वामी तो इतने कोई गैर संजीदा किस्म के आदमी हैं कि उनको तो डिस्कस करना भी वक्त आप अपना, मेरा और देखने वालों का जाया करेंगे, क्योंकि उनकी तो कोई बात सर पैर की नहीं है, ना उनको कोई संजीदा लेता है। मेरा ख्याल है उन जैसे लोगों की वजह से मोदी साहब की हुकूमत और फौज का ये हाल हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे उन्होंने धक्के से पाकिस्तान पूरे ही फतह करा दिया था। तो आप वहां से अंदाजा कर लें कि जिस सहाफी को ये नहीं पता कि लाहौर में कोई पोर्ट है या नहीं है और फैसलाबाद में क्या है और फला जगह क्या है, तो वो इस तरह की बेपर की बातें करते हैं। मेरा ख्याल है कि देखिए, आपके पास फिर यही रह जाता है, आपके पास फिर कॉन्स्पिरेसीज रह जाती हैं जब आप अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जंग के बाद भी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज थी कि हम तो चाइना के साथ भी लड़े थे, पाकिस्तान अकेला नहीं था, फिर कभी कह रहे थे तुर्की भी था, हमारा तो मुकाबला एक एक से नहीं तीन से था। तो ये गोस्वामी जैसे लोग थे जिस तरह की बातें कर रहे थे। कल का जो हादसा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आपको पता है कि अब जो दुबई एयर शो में उनकी तारीख में ये पहला हादसा हुआ है। पहला ऐसा कभी कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और जो उनकी अब उन्होंने उसकी तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। अब वो ये देखना चाहते हैं कि जो फ्लाइंग रूल्स है उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, नहीं कोई ऐसा इम्कान है। दूसरी जो वजह जिसकी तहकीकात हो रही है वो टेक्निकल खराबी जो है वो है, क्योंकि जो फ्लाइंग रूल्स हैं उसके मुताबिक तो आपको कम से कम जो 300 फुट की बुलंदी है शो में, आपको वहां पे करतब करने होते हैं। तो आप वो देखना चाहते हैं कि क्या वाकई उसी बुलंदी से वो त्यारा नीचे आया था। तो मेरा ख्याल है कि आ, हादसे हो जाते हैं, हादसात की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और जो नाकामी है बुनियादी तौर पे, उनके लिए गोस्वामी साहब को ये सोचना चाहिए कि उनके अवाम जो हैं वो आर्मी, जो उनकी एयर चीफ हैं, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। और उनको जो है देखें, कॉन्स्पिरेसी लगा के आप लोगों को थोड़ी देर के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे तो लगा सकते हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया, फलां ने कर दिया, ये कुछ साजिश थी। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कल दोबारा इस तरह के हादसा होंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक सहाफी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न इदारे हैं, उनसे सवाल करे और उनको जवाबदेह ठहराए। क्योंकि देखें, जहाज का तो नुकसान हुआ हुआ, साथ एक पायलट भी गया, वो किसी का बाप था, उसकी एक बीवी जो बेवा हो गई। मतलब आप देखें ना कि वो जो लाइफ का लॉस है, उसको तो कोई चीज भी पुर नहीं कर सकती। तो ये भारत का जो मीडिया है, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूं उनसे। और मैं समझती हूँ कि अल्टीमेटली आप देखें कि उनके अवाम शऊर आ जाएगा कि ये सारे के सारे सिर्फ जोकर्स हैं और इनका कोई संजीदगी से या जवाबदेही से या सहाफत से या इल्मियत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मैम, भारत की हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत ने अपनी एक पॉलिसी के अंदर बाजार तो लगता है कि कुछ एक शिफ्ट जो है वो किया है। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने कहा कि आपने रूस से तेल नहीं लेना। और शुरू में मोदी ने मजाहमत की और उन्होंने बताया कि हम जो है वो लेंगे, अमेरिका जो मर्जी करता रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी जो रूस है उससे जो तेल की खरीदारी है उसमें कमी लेकर आ रहे हैं। और अब जो मोदी के इंतहाई करीब समझे जाते हैं अरबपति मुकेश अंबानी, उन्होंने भी जो रूसी तेल है उसकी खरीदारी से जो है वो इनकार कर दिया और उसको रोक दिया है। और क्या अब हम इस सारे मामले को अमेरिका का दबाव कह सकते हैं या फिर जो इंडिया की पॉलिसी है उसके अंदर एक चेंज? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो पॉलिसी तो अमेरिका के दबाव की वजह से भारत को तब्दील करनी पड़ेगी। क्योंकि भारत का सिर्फ जो ताउन होता है ना, वो काफी नहीं होता। जब आप ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसे मुल्क के तौर पे खड़े हों जहाँ पे आपको लगे कि आप इस खित्ते में सबसे बड़ी ताकत है और आप एक इजारादारी कायम करना चाहते हैं, तो वहां पे सिर्फ ये नहीं होता कि आप किससे क्या खरीद रहे हैं और किसको क्या दे रहे हैं, किसको क्या बेच रहे हैं।
वहां पे जो आपका एक कहते हैं ना, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स बड़े मानी रखते हैं। तो अमेरिका अगर आपके साथ नहीं खड़ा, अमेरिका आपके मौकफ की हिमायत नहीं करता, अमेरिका आपकी साइड पे नहीं है एक बड़ी ताकत के तौर पे, तो आप बेमानी हो जाते हैं। तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं अ, मतलब क्या कहना चाहिए, इसको अफोर्ड नहीं करता। जो इंडिया की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल एक सूरत हाल बनी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी तो वो तब्दील करेंगे। क्योंकि दूसरी जानब आप ये देखें कि जो सदर ट्रंप हैं, अब उन्होंने मतलब रूस ने भी उनके मंसूबे की हिमायत कर दी है, जो यूक्रेन में जंगबंदी का खात्मा है। तो मतलब सदर ट्रंप को इस बात का क्रेडिट तो जरूर देना चाहिए कि वो पुतिन को भी राजी कर सकते हैं, वो चाइना के सदर के साथ भी जाके जफ्फियां डाल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ममदानी। ख्याल कि भारत जो है वो उनको बहुत ज्यादा देर तक आ, नाराज रखना अफोर्ड करेगा, क्योंकि उनकी जो जो टैरिफ के ऊपर उनका नुकसान है वो बहुत बड़ा है। फिर इस पूरी जो आलमी सियासत में अमेरिका का इत्तेहादी होने का एक जाहिर है उसकी एक मतलब आप कहते ना कि जो सबसे बड़ा है उसके साथ आपकी दोस्ती है, गांव के सबसे बड़े के साथ आपकी दोस्ती हो, तो आप ऐसे ही चौड़े होकर फिरे होते हैं ना कि मेरा क्या कुछ बिगाड़ सकता है। तो इंडिया इस वक्त प्रैक्टिकली बिल्कुल तन्हाई का शिकार है। वो कोशिश तो कर रहे हैं, जाहिर है रशिया के साथ उनका बहुत स्ट्रेटेजिक डिफेंस एक कॉपरेशन है, वो सिर्फ तेल तक महदूद नहीं है, बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भी वो जो है वो वहां से लेते हैं। तो एक उनकी कॉपरेशन वहां पे है, वो मेरे ख्याल में कंटिन्यू रहेगी। और भारत जो है वो रूस को नाराज नहीं करेगा। अल्टीमेटली जाहिर बात है, अगर यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाती है, अब एक इसका एक और पहलू, अगर खत्म हो जाती है, तो सदर ट्रंप तो यही कह रहे हैं ना कि आप तेल खरीदते हैं इसलिए रूस जंग कर रहा है, उनको आप पैसा दे रहे हैं, तो फिर ये वजह भी खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है कि वापस तेल की खरीदारी भी नॉर्मल हो जाए। तो काफी सारी चीजें अभी अभी टेबल पे हैं। लेकिन मैम हम इसको एक आजाद खारजा पॉलिसी तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारत क्लेम करता है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा आजाद है, अनलाइकली पाकिस्तान। और पाकिस्तान को वो कहते हैं कि भाई आप लोग अमेरिका के दबाव में हो, चाइना के दबाव में हो, तो इस तरह से तो फिर व्हाट डिफरेंस डज इंडिया मेक, कि वो भी अगर अमेरिका के दबाव में अपनी तमाम तर फैसले जो हैं वो कर रहे हैं तो। सॉरी, दोबारा दोबारा बोलिएगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई आजाद खारजा पॉलिसी तो ना आई जो कि भारत का क्लेम करता है कि हम एक बड़ी डेमोक्रेसी हैं और इस वजह से हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इम्पैक्ट जो है वो अपना नहीं रख सकता। जो इशू है वो ये है कि भारत तो बहुत कुछ दावे करता है, भारत तो अपने आप को इस दुनिया की, इस खित्ते की सबसे बड़ी सेकुलर रियासत भी कहता है। मैं क्योंकि वाघा के रास्ते गई हुई हूँ, तो वहां पे वो सबसे बड़ी जमहूरियत भी अपने आप को उन्होंने लिखा हुआ था। जब मैं गई थी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है कि जब आप एंटर होते हैं उनके उनका बॉर्डर जब आप क्रॉस करते हैं, तो वहां लिखा हुआ है कि वेलकम टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अपने आप को बड़ा सेकुलर भी कहते हैं। लेकिन आप वहां देखें कि मजहबी मुनाफरत का क्या हाल है, आप वहां देखें अकलियतों के साथ क्या कर रहे हैं, आप देखें मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से वो अपने आप को सबसे बड़ी मिलिट्री माइट भी कहते थे। वो कहते थे हमसे ज्यादा तो कोई दफा में कोई चैंपियन ही नहीं है। वो भी चैंपियनशिप भी उनकी आप देख लें कि किधर गई है बेचारों की। तो इसी तरीके से ये जो आजाद खारजा, देखिए आज के जमाने में आजाद खारजा पॉलिसी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आप करेंगे। अल्टीमेटली आपको कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं। इंडिया जाहिर है एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे उन्होंने अपने आप को पहले, आपको पता है, राइज इंडिया एंड शाइनिंग इंडिया, तो जिस तरह की वो ब्रांडिंग करते रहे हैं, तो ये भी पार्ट ऑफ देयर ब्रांडिंग रहा है कि हम बड़े आजाद हैं और हम ये है। लेकिन अब सबको पता चल गया, आप देख लीजिए, हमारे कहने की क्या जरूरत है। आप जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, आप उनकी बातें सुने। पार्लियामान के अंदर जो जिस तरीके से पार्लियामान के अंदर से जिस तरीके से उनकी धुलाई होती है मोदी साहब की इन तमाम इश्यूज पे, वो आप देख लें। तो ये तो एक बबल था। भारत की जो अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत पवित्र और पता नहीं क्या कुछ जो पोर्ट्रे करने का सारा सिलसिला था ना, उसको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। इस मई की जंग के बाद से आप देखें ना कि वो मुसलसल जवाल में है, मुसलसल दलदल में है, मुसलसल वो हिले में अपनी जगह से, अभी तक उनके कदम जमे नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उन पे कोई बिलीव करेगा कि आजाद खारजा पॉलिसी है। क्योंकि रशिया से जो तेल है उनको बहुत सस्ता मिलता है। उनको अगर मुआशी तौर पे देखें तो उसका बहुत बेनिफिट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उनको मुआशी बेनिफिट अब वो कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट भी है, दूसरी तरफ ऑप्टिक्स का बेनिफिट भी है। तो मेरा ख्याल है कि वो
ये जुआ खेलने के लिए अब तैयार हो रहे हैं मोदी साहब। अच्छा मैम, कुछ बात कर लेते हैं अंदरूनी मामलात की। तो गुज़श्ता चंद दिनों से एक रिपोर्ट है जो कि ज़ेर बहस है, आईएमएफ की रिपोर्ट, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको छुपाया गया। और उसके अंदर बड़े ही जो अपसेटिंग इंकशाफात हैं वो हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को दबाए रखा। और हमें बताया गया कि मुसलसल हमारे जो माशी अशारिये हैं वो बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट को अगर छुपाया गया है तो क्यों कर छुपाया गया है? और अभी जो माशी हालात हमारे हैं या जो फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या वो एज इट इज ऐसे ही है जैसी हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्लेम कर रही है? देखें, कुछ मुआशी इशारे तो बेहतर हुए हैं, लेकिन ये मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की गेम है ना। आप दादोशुमार के गोरख धंधे में आप पड़े रहे हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अभी जो लेबर फोर्स का सर्वे आया है लेटेस्ट, कुछ दिनों में हुकूमत उसका ऐलान करेगी, उसमें 7% जो है वो महंगाई, उस बेरोजगारी 7% पे आ गई है। ठीक है। इसी तरीके से जो महंगाई कम होने का दावा है, वो महंगाई कम तो नहीं हुई, जो चीजें महंगी हो गई हैं, वो महंगी हैं। वो चीजें महंगी होने की रफ्तार कम हो गई। यानी कि पहले ये था ना कि दिनों में चीज 100 से 150 हो रही थी, तो अब वो महीनों में हो जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि जो चीज महंगी होगी वो वापस सस्ती हो जाए। मतलब सोना कभी सस्ता हुआ? कभी नहीं हुआ। महंगा ही होता चला जा रहा है। तो जो जहां तक आईएमएफ की रिपोर्ट का ताल्लुक है, ये एक तशखीसी जायजा था, उसको असेसमेंट रिपोर्ट आप कह लीजिए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के तर्ज हुक्मरानी में वो लूप होल्स जो हम सबको मालूम है कि आप जब बड़े बड़े सौदे करते हैं, यानी कि आपको बड़ी खरीदारियां करते हैं, बैन अवी भी और उसमें भी, तो हमने हमेशा किकबैक्स का लफ्ज सुना है। तो उन्होंने ये तजवीज दी है कि आप उस पर पार्लिमानी कंट्रोल ज्यादा कर दें, यानी कि ओवरसाइट कर दें, के बजाय इसके कि वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बड़ी खरीदारी कर रहा है। अगर वो 2 अरब की फॉर एग्जांपल खरीदारी है और उसमें 60 करोड़ की करप्शन हो रही है, तो अगर पार्लिमानी बोर्ड होगा या पार्लिमानी उस पर कंट्रोल होगा, ओवरसाइट होगी, तो पार्लियामान में तो सारी सियासी जमातें होती हैं, तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि क्योंकि आपके यहाँ ई गवर्नेंस नहीं है, और ई कॉमर्स भी नहीं है उस तरह से, तो अभी भी लोग जो हैं वो बैंकों से बाहर बहुत लेन देन है, जो कैश फ्लो है वो बाहर बहुत ज्यादा, लोग रखते ही नहीं बैंकों में पैसा। तो बाहर बोरियां लेके फिरते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई कहानियां चलती हैं कि बोरियां इधर तो बोरियां उधर, आपने देखी ही है बोरियां, सियासत में भी उन बोरियों का जिक्र होता रहता है। तो जहाज वो लगाए। कहते हैं कि आप इस सारी को फॉर्मलाइज, हाँ उसको वो कहते हैं ना, सिंध हाउस में बोरियां खुली तो इधर बोरियां लगी, तो वो इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। तो वो जाहिर है वो बोरियां कहीं एग्जिस्ट करती हैं, किसी ने देखी है तो उन बोरियों का जिक्र है ना। तो वो बोरियां इसी वजह से हैं कि लोग फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनते, ब्लैक की मनी को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब इस बात को ये सोचा जाए कि बदउनवानी में इजाफा हुआ है। कल मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे डिप्टी चेयरमैन नैब, तो उन्होंने कहा जी कि हमने कोई पता नहीं कितने 8 ट्रिलियन जो है ना उसकी हमने रिकवरीज की हैं, जो कि रिकॉर्ड रिकवरीज हैं, और पूरी दुनिया में और इस रीजन में कोई ऐसी नैब नहीं है जिन्होंने इतनी बड़ी रिकवरी की हो। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ख्याल है कि ये सारी रिकवरीज इस वजह से हमने की हैं, जो जहां पे भी कुछ था कि करप्शन थी? करप्शन नहीं थी। उन्होंने एक मिसाल दी, मैं वैसे देखने वालों के सामने रख दी थी। उन्होंने कहा जी कि जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ महकमे, पाकिस्तान की जो अपनी सरकारी जमीन है, पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि हमारी जमीन कहाँ कहाँ है। आपको पता है ना, सरकारी महकमों के पास जैसे पीआईई की कुछ जमीन होती है, रेलवेज की जमीन होती है। उन्होंने कहा हमने हजारों एकड़ जमीन जो है वो सरकार की मिल्कियत में वापस लाई है, रिकवर की है। और वो इस वजह से नहीं गायब थी कि उसमें करप्शन थी, उसमें नेग्लिजेंस था, लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, पड़ी हुई थी जमीनें, किसी ने कब्जा कर लिया, कोई गया नहीं पीछे पूछने के लिए, तो जो रियासत प्राइवेट के लैंड माल को जो प्राइवेट लैंड थी जिनको किसी ने निगरानी नहीं नहीं की है, नहीं इग्नोर कर नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, पब्लिक लैंड थी, रियासत की लैंड थी, लेकिन जाहिर है जब आप जाके उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो जो आसपास के लोग होंगे वो अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कब्जा कर जी, लेता है बस जी। उसकी हो जाती है। तो वो उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जो है वो वापस रिकवर की है। तो हर चीज उनके ख्याल में करप्शन नहीं है, लेकिन देखें अब उसकी उससे आगे बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं। यानी कि आप ये कहते हैं जी कि कभी किसी की नालायकी की वजह से कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, पैसे जाए हो गए, प्रोजेक्ट खराब हो गया, तामीरात की जो, मतलब ये मैं आर्गुमेंट बता रही हूँ आपको कि आप ये कहते हैं जी कि जो प्रोजेक्ट की नाकिस तामीरात है, ये किसी की नालायकी की वजह से है। नालायक बंदे को वहां तक पहुंचाने में भी तो करप्शन ही है ना।
निजाम आपने ऐसा रखा हुआ है कि किसी की सिफारिश से कोई उठा, कोई किधर चला गया, कोई, तो आपको अल्टीमेटली इस पूरे निजाम को दुरुस्त करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी। तो आईएमएफ ने जो है ये जायजा रिपोर्ट पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, मेरे मेरे जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने ये जायजा रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने 15 इस्लाहाती एजेंडा भी बताया। उन्होंने कहा कि आप ई गवर्नेंस पे चले जाएं, आप ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लेके आए, आप पार्लियामान का ओवरसाइट करें, तरक्याती फंड्स में आप ओवरसाइट करें। फिर शायद एक बहुत बड़ी वजह है हमारे यहाँ, आप देखें कि लोकल बॉडीज में हम कितनी, मतलब हम कहते हैं कि बस लेट जाए उसके रास्ते में ना, हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले जाओ जमहूरियत की, लेकिन हमने लोकल बॉडीज नहीं बनने देना। पंजाब में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें। उसी वजह से ये जो स्वाबदीदी फंड्स हैं, यानी कि आपने तरक्याती फंड्स, जब आप बजट देते हैं ना, आप उसमें बताते हैं कि तरक्याती जो है वो पीएसडीपी है वो हमारा इतना है, जिसमें हमने डेवलपमेंट सेक्टर में इतना इतना फंड रखा। उसके बाद फिर आप इजाफी ग्रांट्स भी देते हैं। वजीर आजम के पास भी कुछ स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, फंड्स हैं बहुत सारे ऐसे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो वो कहते हैं इन सारी चीजों का आप हिसाब किताब में लेके आए। आपको लाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो फिर किकबैक्स और ठेकों के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 15-15 करोड़, 10-10 करोड़ लोग कमाते रहेंगे, और वो आपकी जो जो आपकी फॉर्मल इकोनॉमी है उसको नुकसान होता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है मैम। एक वाकया होता है अडियाला झील के बाहर, और उसके अंदर इमरान खान की बहनों के हवाले से ये रिपोर्ट किया जाता है कि उनके साथ कुछ नारवा जो रवैया है वो इख्तियार किया गया है या बदसलूकी की गई है। नूरीन खान के हवाले से ये तमाम तर खबरें जो हैं वो सामने आई। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, वो कहती हैं कि ख्वातीन मेरी डेडलाइन है, और दूसरी तरफ उसी जगह पर ख्वातीन के साथ और बुजुर्ग ख्वातीन के साथ इस तरह का रवैया एक खुला तजाद है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासी लीडर्स जो है वो तजादात से भरे हुए हैं। वो तो आप तजादात की एक पूरी फहरिस्त निकाल लें तो वो आपको नजर आएगी। ये बड़ी फजूल सी बात है। मैं आपको बताऊं, आम आदमी से लेकर सियासतदान तक दूसरों की औरत को आप दूसरों की औरत ही समझते हैं, ना आप उसकी इज्जत करते हैं। अगर सामने इज्जत करेंगे, बहन कहेंगे, झुकेंगे, कुर्सी आगे करेंगे, तो प्राइवेटली उसकी उसकी बुराई करेंगे, दुनिया जान की फजूल बकवास करेंगे। तो हमारे यहाँ अगर आप कहना है कि इस तरह की कोई मोरालिटीज हैं हमारे मुआशरे में कि हम वाकई औरतों को बहुत काबिल इज्जत चीज समझते हैं, नहीं, हम नहीं समझते काबिल इज्जत। ये जो इज्जत का है ना कि गैरत के नाम पे कत्ल शत्ल, वो भी तभी है कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं औरत को। तो ये एक तो ये मतलब, आप तो नौजवान है, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए ये कह रही हूँ कि एक तो अपने जहन से ये निकाल दें। दूसरी बात ये कि मोरालिटीज तब होती हैं सियासत में जब लोग वाकई ग्रास रूट से आप इस तरह की चीजें करते हुए आए। तो मरियम नवाज साहिबा ने अगर खवातीन के लिए रेड लाइन एक करार दी थी, तो उनको ये वाजे करना चाहिए था कि इस पे वो तमाम खवातीन शामिल हैं जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से है, मेरी मुखालिफ जमात से भी है, तो वो सब खवातीन उसमें शामिल हैं। इसमें वो तमाम सहाफ़ी खवातीन भी शामिल हैं जो कुछ मेरे पे तनकीद करती हैं, कुछ मेरी खूबसूरती की तारीफ करती हैं, कुछ मेरे काम की कारकर्दगी की तारीफ करती हैं, तो सारी उसमें शामिल है। तो नाकिद जो है वो भी उसमें शामिल है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हम अपनी सहाफती बरादरी में भी देखते हैं कि हम अपने दोस्तों के लिए तो आज़ादी सहाफत की आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन जब आपकी अपनी कम्युनिटी में किसी जिससे आपकी राय नहीं मिलती, जिससे आपका इख्तलाफ होता, आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो हमारे मुआशरे में अखलाकी अकदार का बहुत बुरा हाल है। और ये सिर्फ सियासतदानों की वजह से नहीं है, ओवरऑल पूरा मुआशरा ही ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ मुनाफकत जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बदकिस्मती से ये वाकया पेश आया। इमरान खान साहब की बहनों को भी चाहिए था कि जब उनकी मुलाकात वहां पे नहीं हो रही, तो उनको इंतजार करने के बाद वहां से जाना चाहिए था। पुलिस को किसी भी सूरत उनके ऊपर किसी किस्म का, क्योंकि कोई ऐसा सामने को वीडियो शीडियो आई नहीं है, बातें ही सुनी है मैंने भी। तो जो वो इल्जाम लगा रही हैं उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और इस बात पे सिर्फ मरियम नवाज को नहीं, पूरे निजाम को एक रेड लाइन खींच देनी चाहिए कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में सियासी मुखालफत की वजह से किसी भी खातून को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा, ना उसको हरासा किया जाएगा, ना उसकी किरदार कुशी की जाएगी। ये रेड लाइन जरूरी है, और ये सबके लिए, सिर्फ मरियम नवाज के लिए नहीं है। ठीक है मैम, पंजाब की बात हो रही है तो यहाँ पर भी कुछ अहम हलकों के अंदर एक बार फिर से मैदान लग चुका है। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, और उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी बन चुकी है। जो सीएम केपी हैं उनका एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान था, और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन का रद्देमल भी सामने आया। तो क्या लगता है आपको कि क्या होने जा रहा है, ये जो नताइज हैं, क्या उसके अंदर ओपोजिशन के लिए कोई चांस नजर आता है?
या एक बार फिर से जो हुकूमत है या गवर्नमेंट है या उनके धादी हैं वही मैदान मार देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि जिसकी हुकूमत होती है वो ज़िमनी इंतखाब नहीं जीतता। ठीक है। तो अगर जीत जाए तो फिर लोग कहते हैं सारी मशीनरी आपने इस्तेमाल की है, मतलब किसी तरह भी सुकून नहीं है ना। अगर हार जाए तो कहते हैं कि आपसे खुश नहीं थे, और आप ये मतलब अगर हार जाए तो उसको फेयर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि आपकी नालायकी की वजह से आप हार गए। अगर जीत जाएंगे तो भी उसको फेयर नहीं कहेंगे, कहेंगे आपने मशीनरी इस्तेमाल की है रियासती, इस वजह से आप जीत गए। तो ये तो वतीरा है पाकिस्तान में इलेक्शंस का। जहां तक सुहेल आफरीदी साहब का ताल्लुक है, तो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो बड़े सीरियस खतरे में हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। और उनको चले जाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन, और वो जाके वजाहत कर देते। जो वजाहत उन्होंने बाहर की कि मैं मेरे बयान को, तो किसी भी इदारे में पेश होना एक कानूनी इदारा है ना। आप माने ना माने, आप कहें कि लेजिटिमेट है, मेरी मर्जी के बंदे ने इनको अपॉइंट नहीं किया, या मेरा पसंद का आदमी नहीं वहां पे बैठा हुआ, लेकिन एक इदारा है ना। इट इज अबाउट कि इदारे कौन से हैं। तो आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, आप उनको अपनी अपनी वजाहत पेश करें, माफी मांग लें। इमरान खान साहब ने 3 माफिया मांगी हैं, आपको पता है, तहरीरी माफिया भी मांगी हैं। याद है आपको, जब उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट के इश्यूज होते थे और वो जाते थे पेश होते रहे, इनको भी चले जाना चाहिए, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनकी शख्सियत को लेके लोगों के खदशात थे कि वो हर चीज को एग्जैजरेट करेंगे, और वो जारहाना अंदाज अपनाने का जो एक उन्होंने दिखावा करना है कि मैं बहुत जारहाना हूं, तो उन्होंने उसी जारहाना अंदाज में वो अदालत भी चले गए हैं। और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो है वो नोटिस को गैर कानूनी करार दें। तो ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी चल सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं सुहेल आफरीदी साहब के वजीर आला बनने पे। तो क्या ये लोग आप, ताकतवर हलकों में है मैम? हाँ, ताकतवर हल्के भी कह लीजिए, वो खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह के एटीट्यूड वो दिखा रहे हैं, जाहिर है वो बहुत ज्यादा एक हार्मनी क्रिएट करने वाला एटीट्यूड तो नहीं है। तो एक बात मैं कह रही हूँ, मतलब एक जस्ट एक हाइपोथेटिकली सेइंग कि जब आपके मुखालफिन भी बहुत ज्यादा हों, जब आपकी अपॉइंटमेंट से वो लोग खुश भी ना हो, तो फिर आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए। फिर आपको इस तरह के फजूल के पंगे नहीं लेने चाहिए कि अब अगर इलेक्शन कमीशन उनको नाअहल कर देता है, तो मुझे बताएं, पिटते रहेंगे सर कि मैंने ये बयान नहीं दिया था, मैंने वो बयान नहीं दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अगर कर दिया, जैसे इन्होंने बाकी लोगों को, जैसे इन्होंने उमर अयूब को हटाया है, उमर अयूब कहते रहे जो मर्जी, उनका जब हमें सजा हुई, अभी हमने अपील में जाना, उनका जाए अपील में, हमने तो आपको नायल किया, वो डी सीट भी कर दिया, नोटिफिकेशन भी। तो इदारों के पास इतनी ताकत है ना, इलेक्शन कमीशन उनको नायल भी कर सकता है, उनको डिनोटिफाई भी कर देगा, तो वो बैठ के एड़ियां रगड़ते रहेंगे, 3 साल की उनको सजा हो सकती है, नायल हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, 25 को उनको दोबारा बुलाया गया, उनको जाना चाहिए और वजाहत पेश करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये उनकी सीट है, उमर अयूब साहब की बड़ी तारीखी तौर पर उन्हीं की सीट है, उस पर उनको ऐसा खतरा भी नहीं था, सारा का सारा अमला उनके मातहत है। तो पता नहीं धमकी उन्होंने किसको दी थी, उनको देने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने धमकी नहीं दी, मैंने तो करप्शन से रोका है। तो करप्शन से रोकने का ये तरीका नहीं होता, करप्शन से रोकने के और तरीके होते हैं। तो लेट्स सी कि अब वो क्या फैसला करते हैं। और साथ ही साथ जो बाकी जमाते हैं, जैसे उज़ैफर रहमान साहब जो वजीर ममलकत हैं, तलाल चौधरी साहब वजीर ममलकत हैं, राना सलाह साहब मुशीर हैं, इन सब के ऊपर वैस लगारी साहब वजीर हैं, इन सबको भी नोटिस जारी किए गए हैं। अच्छा, खिलाफ वर्जियां, मतलब आपको पता है आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये भी एक अजीब तमाशा है कि हमें पता है हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फिर चाहे नोटिस अच्छा जुर्माना दे दिया। जो आपने इलेक्शन के अमल को मुतासर करना था वो तो आपने कर लिया। देखो ना, जब एक वजीर किसी जगह पे जाता है, वजीर के पास इख्तियार है, वजीर कोई तरक्याती मंसूबे का वादा करेगा ना, लोग हुकूमत में जो बंदा उसके वादे पे इसलिए यकीन करते हैं, जिसकी हुकूमत बन रही हो, लग रहा हो उनको कि ये जीतेगी, इसलिए उसके साथ हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि जब ये हुकूमत में आएंगे हमारी नाली बन जाएगी, सड़क बन जाएगी, स्कूल बन जाएगा, डिस्पेंसरी मिल जाएगी। यही चीज है ना, हमारे जी। इलेक्शन इसी बुनियाद पे होता है। तो जाहिर है उसका असर तो होता है। अब लेकिन देखें, उन्होंने असर भी डाल दिया, और उसके बाद आके माफी भी मांग ली, जुर्माने भी दे दिए। तो ये भी जलसा तो कर आए थे, जो इन्होंने दिखाना था दिखा चुके थे, आ जाते माफी मांग लेते। तो ये जरा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे उनके लिए आने वाले दिनों में। खैर मैम, माफी तो उनकी जमात में मुश्किल ही है लोग मांगे, जब तक ऊपर से हुक्म नहीं आता। लेकिन ऐसे खैर, ही। आज का प्रोग्राम नाज़रीन किराम आपने देखा है, आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना हरगिज मत भूलें। अल्लाह हाफिज।